जय हिंद डियर चिल्ड्रन, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन फोर्स अकेडमी पर करता हूँ। जैसा कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 अब ये पार्ट 3 हमारा चल रहा है सेट थ्योरी के लिए, तो इसमें अभी तक मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर किया था उसमें मैं इस वाले क्लास में दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा। वो एक फार्मूला और दूसरा है वेन डायग्राम। जैसा कि हमने यूनिवर्सल सेट को डिजाइन किया था, सपोज ये ए बी सी डी ई या 1 2 3 4 5 ले लें, लिखने में कई बार इजी होता है इसलिए 1 2 3 4 5 8 9 ले लेते हैं, या 5 तक भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो 1 2 3 4 5 ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यदि यहाँ पर हमने ए डिजाइन करा तो वो हो जाएगा सपोज अपना 1 2 3, और बी डिजाइन करा तो ये ले सकते हम 3 4 केवल। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, तो जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो आएगा एक ए डैश। 1 2 3 है तो 1 2 3 को छोड़ना है, तो 4 और 5 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला समझ में आ गया होगा आपको। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला ये आपको 101% क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर बी डैश यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं तो बी डैश हो जाएगा आपका 1 2 3 4 है तो 5 लेना पड़ेगा। जो यहां है वो यहां नहीं होना चाहिए, जो वहां है वो यहां नहीं होना चाहिए, ऐसा है। अब यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 4 काम अब आपको करना है। पहला काम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश होल डैश। दूसरा काम करना रहेगा ए यूनियन बी होल डैश होल डैश। दोनों होल डैश का इंटरसेक्शन, दोनों होल डैश का यूनियन, दोनों का कॉम्प्लीमेंट का संग और सर्वनिष्ठ। फिर एक बार दोनों ए यूनियन बी को मिला के ओवरऑल होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी को मिला के ओवरऑल होल डैश। ये 4 चीजें आपको निकालनी है। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना कि चारों चीज हम कैसे निकालेंगे। ओके, सो पहली चीज आएगी आपके पास में ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिखना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इधर देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे 1 और 2 यहां भी है, 1 और 2 यहां भी है, तो ये ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 2। फिर दोनों को मर्ज करके लिखना है। मर्ज करके लिखना है तो 1 2 3 1 2 5, तो ये बन जाएगा 1 2 3 एक्सेप्ट 4, यानी कि 5 आ जाएगा। 4 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 4 ना तो ए में है ना ही बी डैश में है। सिमिलरली ए यूनियन बी को मर्ज करेंगे, फिर ओवरऑल होल डैश निकालेंगे। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी जब आप फाइंड करोगे तो दोनों को जब मिलाओगे तो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। आगे चलकर आपको जरूरत ए इंटरसेक्शन बी की भी लगेगी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों को यदि कॉमन की बात करें तो वो हो जाएगा आपके लिए कितना 3। तो 1 2 3 ए इंटरसेक्शन बी, दो चीजें आपके पास में क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही है तो जरा देखिएगा जरा ध्यान से कैसे निकलेगा इसका रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो ए यूनियन बी मतलब ये रहा 1 2 3 4 होल डैश है, यानी कि 1 2 3 4 को छोड़कर बचा एक ही एलिमेंट है जो इसमें नहीं है 5। जो यहां है वो यहां नहीं है, जो यहां है वो यहां नहीं है। हम भी यही चाहते थे। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये क्या बोल रहा है आपका 3, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3 को छोड़कर, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3 को यदि हम छोड़ दे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3 दोनों में था, उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो ले दे के क्या बचेगा 1 2 3 को छोड़ना है, यानी कि 4 और 5, ये वाला रिजल्ट आया।
इस रिजल्ट को एक बार फिर से मॉडिफाई करते हैं। गलतियां कहां होती है, मिस्टेक कहां होती है, समझने में और समझाने में। खास तौर पे जब हम अपने आप को कई बार चीजें समझाते हैं तो वो डिफाइन थोड़ा सा करना रहता है। तो एक बार मैं फिर इसको रीचेक कर रहा हूं। आपने जो स्ट्रक्चर सेट करा और यही तरीका आपको एग्जाम में भी अपनाना पड़ेगा। U यानी कि 1 2 3 4 5 आपने डिसाइड करा, कोई दिक्कत नहीं है। A आपने क्या ले लिया, 1 2 3, तो A डैश हो जाएगा 4 5। B आपने लिया 3 4, तो B डैश हो जाएगा 1 2 5। ओके, फिर A यूनियन B को जब आप मर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाएगा। आ गया, इसमें भी कोई परेशानी नहीं किसी भी प्रकार से। फिर A इंटरसेक्शन B जब लगाएंगे आप लोग, क्या लगाएंगे, A इंटरसेक्शन B, तो इन दोनों में कॉमन केवल 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अब A इंटरसेक्शन B डैश, लेकिन आपने वैल्यू किसकी निकाली थी, केवल A की। आपको फाइंड करना था A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इसको मैं एक बार फिर से एक बार और लिखता हूं, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये डैश कई बार अपने को दिखता नहीं, जैसे मैंने ये A और B डैश ले लिया, ये नहीं लेना था, हमको A डैश और B डैश चाहिए था। तो इन दोनों में कॉमन कौन है जरा देखिएगा, तो आप बोलेंगे सर केवल 4 है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इन दोनों में कॉमन कौन है जरा ध्यान से देखिएगा, तो केवल 4 है। कौन है, A डैश 4 5 है और 1 2 5, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन है, केवल 5 है। 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना, 5। A डैश इंटरसेक्शन B डैश यानी कि हो जाएगा 5। A डैश अब यूनियन कर दें, दोनों को मर्ज कर दें, तो 1 2 3 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 5। तो A डैश यूनियन B डैश यानी कि 1 2 4 5। फिर क्या करेंगे, A डैश, अब दोनों का ओवरऑल A यूनियन B होल डैश। होल डैश का मतलब है A यूनियन B आपने पहले ही निकाल रखा है, इसका होल डैश करना मतलब कि जो यहां है वो यहां नहीं आना चाहिए, तो आप बोलोगे केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है 5। और A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब है ये रहा 3, तो 3 को छोड़कर, यानी कि 3 को यदि छोड़ देंगे तो 1 2 4 5, तो A डैश A इंटरसेक्शन B डैश, ये रहा A यूनियन B डैश, ये रहा। मैंने पहले जो वैल्यू आपके सामने रखी थी, वो एग्जाम में जब हम थोड़ा जल्दी करते हैं या जल्दीबाजी में करते हैं तो मिस्टेक कैसे होती है कि A डैश B डैश निकालना था, हमने A और B डैश फाइंड कर लिया। बहुत तकलीफ देगा, बहुत दिक्कत देगा, सवाल सही होगा ही नहीं पूरा। अब यहां पर एक मजेदार रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। मजेदार रिजल्ट ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि यहां से एक नया रिजल्ट बना और उस रिजल्ट का नाम है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन यानी कि किसी का नाम है डी मॉर्गन लॉ, और वो डी मॉर्गन का नियम क्या है, जिसको जितना अच्छे से लिख सके उतना अच्छे से लिख लेना, ये बहुत यूजफुल चीज में से एक है। A इंटरसेक्शन B होल डैश, तो ये डैश अलग अलग हो जाता है, फर्क इतना पड़ता है कि इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। फिर हो जाएगा A यूनियन B होल डैश, इंटरसेक्शन यानी कि यूनियन, तो A यूनियन B होल डैश, तो ये हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। A यूनियन B होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। डियर चिल्ड्रन, क्या समझ में आने की जरूरत है आपको यहां पर, वो ये है A इंटरसेक्शन B होल डैश, A यूनियन B होल डैश। दो चीजें आपके पास आ रही है, दो चीजें कंटेन आपके पास आ रहा है। इन दोनों नियम का नाम है डी मॉर्गन लॉ। इसके बिना एग्जाम नहीं होगी, इतना याद रख लेना।
और ये कैसे डिफाइन किया, कैसे प्रूव किया, हमने एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है। आप यदि यहां पर देते हैं तो आप अपनी इच्छा पड़े वो यूनिवर्सल डिसाइड करके ए और बी ले सकते हैं। मान लीजिएगा कि यूनिवर्सल आपको डिसाइड करना नहीं आ रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर के डिजिट भी ले सकते हैं, जो आपको इच्छा पड़े वो ले सकते हैं। किसी ने बोला मैं 7, 8, 9 लूंगा और बी में केवल एक एलिमेंट लूंगा, वो है केवल 2 लूंगा, क्या ये चलेगा? क्या मैं बोलता हूं बिल्कुल चलेगा। ए और बी में क्या क्या है जरा देख लीजिएगा। तो 2, 7, 8, 9 तो यूनिवर्सल में होंगे ही। यूनिवर्सल सेट में ए और बी के एलिमेंट तो आएंगे ही, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। आपने बोला मैं केवल एक एलिमेंट को इंक्रीज करूंगा या 2 को कर दूंगा, जगह वैसे मैंने लिख दिया 10 और 12। ओके, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्या क्या लेना है, तो आपको यहां पर अगला काम करना है, वो है ए डैश वाला। तो ए डैश 7, 8, 9 को छोड़कर, तो 2, 10, 12। बी डैश यानी कि 2 को छोड़कर, तो 7, 8, 9, 10, 12 ये हो जाएगा आपके लिए बी डैश। कितना हो जाएगा? बी डैश। अब आपको यह भी पता है कि इसमें अपने को आगे चलकर जरूरत पड़ने वाली है ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो ए में और बी में कॉमन है। अब आप बोलोगे सर कॉमन तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है मतलब खाली है, मतलब 5 है। ओके, ए यूनियन बी तो कभी खाली हो ही नहीं सकता है जब तक दोनों सेट खाली नहीं हो, तो दोनों को मर्ज करके ऐसे लिख दिया, चलेगा। अब 4 चीजें निकालने की हमारी बात जनरली होती है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है, जरा ध्यान से देखो आप लोग, कॉमन क्या है ए डैश में और बी डैश में। तो आप बोलोगे 10 और 12 यहां भी है, यहां पर भी है, लिख दूं क्या? लिख दो, ये लिख दिया 10 और 12। फिर ये 10 और 12 यहां पर भी लिख दीजिएगा, यहां पर भी लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी लेवल समझाइएगा, अपनी लेवल्स को समझिएगा। फिर इसी का आंसर निकालने की कोशिश करें तो इंटरसेक्शन यूनियन होता है, होल डैश अलग अलग हो जाता है, होने दीजिएगा। इक्वल टू, जरा देखो ए यूनियन बी में क्या था, तो ए यूनियन बी में था 2, 7, 8, 9। होल डैश करना है तो 2, 7, 8, 9 को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10 और 12 यहां पर आएगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए? क्या हुए इक्वल? यही तो हमारा डी मॉर्गन ने बोला था कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हो गए इक्वल। फिर आगे देखते हैं इक्वल के बाद में क्या आता है। इक्वल के बाद में क्या आता है, तो फिर देखिए जरा, ए डैश यूनियन बी डैश। बताइए जरा, ए डैश यूनियन बी डैश क्या है? ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, दोनों को मिलाकर लिखना है। तो 2, 7, 8, 9, 10, 12 जो डबल आए उसको एक ही बार लिखना है। 2, 7, 8, 9, 10। फिर ए यूनियन, अब इसी का आंसर क्या होगा, तो ये क्या इसके बराबर में आ रहा है क्या, तो 2, 7, 8, 9 यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 5, खाली का उल्टा हमेशा भरा होता है। तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि खाली का डैश यानी कि यू, यानी कि ये हो जाएगा आपके लिए कितना, 2, 7, 8, 9, 10, 12। कितना हो जाएगा, 2, 7, 8, 9, 10, 12। यानी कि 2 और 2 4 चीजें किस प्रकार की क्लियर हो रही है, वो क्लियर हो गया। अंकित महीन सर से बात कर लो, क्लास ले रहा हूं। क्लियर है? सो ये 4 चीजें हमने यहां पर डिफाइन करी है, 4 चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन वाली गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि होगी।
हम बड़े से बड़े एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम बहुत सिंगल डिजिट के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, रेक्टिफाई होना चाहिए कोई भी चीज के कैसे आई, कहां से आई, क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें हम डिफाइन करते हैं, ये चीजें हम क्लियर करते हैं, ये चीज आपको पता चलनी चाहिए। ओके डियर चिल्ड्रन, सो यहां पर मैं एक और नई चीज लेकर आ रहा हूं, पूरा एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। यूनिवर्सल सेट में केवल 3 एलिमेंट ले रहा हूं, 1 2 3। आप अपनी मर्जी पड़े वो भी ले सकते हैं। U 1 2 3, ए लिया हमने 1, बी लिया हमने 2 3। बहुत छोटा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, ताकि आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगे और बहुत इजीली भी हो जाए। ये हमारी एक बहुत अच्छी प्रोसेस का पार्ट होता है। यहां से हमको ए डैश फाइंड करना है, जो कि 1 के अलावा क्या हो सकता है, 2 3 हो जाएगा। और बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश यहां पर हो जाएगा आपके लिए 1। अब आप बोलोगे जो ए है वही बी डैश है, जो बी डैश है वही ए है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। A1 B2 3, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, हम क्या करें, नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब कि क्या हो गया, ये खाली 5। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, दोनों को यदि मर्ज कर दें तो ये हो जाएगा 1 2 3। सो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, ए यूनियन बी हो गया आपका 1 2 3। ए डैश क्लियर है, बी डैश क्लियर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों चीजें आपके सामने जो है वो क्लियर हो रही है। अब यहां पर हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि यहां पर आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। मतलब ए डैश और बी डैश आपके लिए क्या फाइंड करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या है 2 3, बी डैश क्या है 1, दोनों को यदि मर्ज करेंगे तो 1 2 3 आएगा। ए डैश और बी डैश दोनों को यदि आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। अब दूसरा इसका पार्ट कर लेंगे, ए यूनियन बी होल डैश। ए यूनियन बी होल डैश यदि आप फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी होल डैश, जरा देखो ए यूनियन बी होल डैश क्या है, तो आप बोलोगे 1 2 3 है। 1 2 3 को छोड़ दोगे कॉम्प्लीमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सो ए यूनियन बी होल डैश कितना हुआ, 5 हुआ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हुआ, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 है। फिर एक और एग्जांपल लेने की हमारी बात हुई थी, ए यूनियन बी होल डैश। दो एग्जांपल जो हम लोग लेंगे, ए यूनियन बी होल डैश वाला और एक बिना होल डैश वाला। तो ए डैश और बी डैश को यदि मर्ज करोगे तो 1 2 3 आएगा। ए यूनियन बी कितना है, तो ए यूनियन बी आपके लिए कितना हो गया, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3। लेकिन यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन लेना है, वो भी आपको पता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपके लिए 5, और 5 का डैश कितना होता है यू यानी कि कौन है अभी फिलहाल आपके लिए 1 2 3। क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए। सो ये एक अच्छा कंसेप्ट जो हमने डी मॉर्गन के रूल के तौर पर प्रूव किया है। अब यहां से मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये सेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, या तो ये यहां आएगा या ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। सो इस बात का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा इस बार इस पूरी स्टेप को। सो पूरी स्टेप को समझने के लिए एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं, और यहां पर मैं पहले डी मॉर्गन के नियम को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी प्रूव करूंगा। वेन डायग्राम, जरा देखने की कोशिश करें कि वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। वेन डायग्राम में हमारी जैसे बात होती है कि ये रहा आपके लिए ए और ये है आपके लिए बी, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब यदि यहां पर आप देखेंगे कि यदि आप ए यूनियन बी को यदि मर्ज करते हैं
तो ए यूनियन बी को जब आप मर्ज करेंगे तो ए वाला पार्ट पूरा ही आएगा। ये रहा ए, ये रहा ए यूनियन बी में कौन कौन है, तो आप बोलोगे ए, फिर बोलोगे बी, तो कौन रहा बी, ये रहा बी का पार्ट, तो एन ऑफ बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ये रहा एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। देखने वाली बात है कि ये वाला जो वर्जन है वो ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो गया, कोई बात नहीं, एक बार माइनस कर दो, एक बार तो काउंट करना ही था, तो एक बार माइनस कर देंगे, तो ए यूनियन बी का ये बहुत यूनिक और बहुत शानदार फार्मूले में से एक हमारे पास आया है। सो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले की हमको सबसे ज्यादा जरूरत लगेगी, ये याद रखना है। सो ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई है, ये एक कंडीशन मैंने आपके सामने क्लियर की है। ओके, एक एग्जांपल और मैं आपको यहां पर देता हूं। मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि मैं केवल चाय पीता हूं, और मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी, ओनली आई ड्रिंक टी। दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इंदौर इज ए क्लीन सिटी, इंदौर इज ए क्लीन सिटी आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ ऑल द सिटी, जो भी सिटी आपके पास में रहती है। तो अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि दोनों स्टेटमेंट में इंदौर साफ है, दोनों केस में मैं चाय पीता हूं, लेकिन एक केस में मैं केवल चाय पीता हूं, बाकी की दूसरी चीज लाके दे दोगे तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि ओनली वर्ड लगा है वहां पे, ओनली वर्ड लगा है। यानी कि यदि यहां पर हम वेन डायग्राम एक बार फिर से बनाए ए और बी, यदि वेन डायग्राम हम एक बार यहां पे फिर से डिजाइन करें, सो डियर चिल्ड्रन, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जहां जहां मैं जलेबी जलेबी बना रहा हूं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली ए। क्या बोलेंगे, ओनली ए। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ओनली ए। इस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे ओनली ए। ओके, ये पूरा अच्छे से शेडेड कर दीजिएगा इसको पूरा। इस वाले एरिया को हम बोलेंगे केवल ए, ओनली ए। बात को समझ गए होंगे आप लोग कि ओनली ए किसको बोलते हैं। ओके, ओनली ए, केवल ए। और ये ओनली ए किसके बराबर होगा, तो आपने देखा होगा एन ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट में से यदि हम इंटरसेक्शन वाले एरिया माइनस कर दे, यानी कि ए में से यदि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट यदि माइनस कर दें तो केवल ए वाला पार्ट बचेगा, और ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ये ओनली ए वाला वर्जन, इस वाले कंटेंट को मैं बहुत डीप में जाके डिफाइन करता हूं। ए में से आपने किसको माइनस करा, जो दोनों में था, यानी कि ये, तो केवल ए बचेगा, केवल ए बचेगा, यानी कि ओनली ए। तो ये माइनस करने पर ये वाला रिजल्ट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख देंगे। अब ये चीज आपके थोड़ी सी यूनिक हो सकती है कि ओनली ए बराबर, इसको मैं और डिफाइन करूंगा, ओनली ए बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों हुआ, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश क्यों हुआ। ये आप अपने साथ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो एन ऑफ ए, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश क्यों हुआ। ये एक जनरल कॉमन बात यहां पर सामने आ रही है कि ये ए इंटरसेक्शन बी डैश क्यों हुआ। समझते हैं क्यों हुआ, ओनली ए, एन ऑफ ए ऐसा क्यों हुआ। तो जरा यहां पर देखने की कोशिश करें, पूरे डायग्राम से समझेंगे इस चीज को। आपने इस वाले वर्जन को क्या बोला है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने पूरा फुल शेडेड नहीं करा है, लेकिन लाइन से समझा दिया है आपको कि इसको क्या बोलेंगे, यानी कि ये चीज आपको चाहिए, ये चाहिए। ओके, अब आप जरा सोच के देखें, आपको ये वाला वर्जन चाहिए, तो इसमें पूरे में बी डैश कहां पर है,
बार बार डायग्राम बना रहा हूं। इसको आप बी बोलो, इसको आप बोलो। अब आप बोलोगे इसमें बी डैश कहां पर है, तो बी डैश यानी कि बी को छोड़कर, ये रहा बी, इसको छोड़ देंगे बी को, तो ये रहा आपके लिए बी डैश। बी यानी कि बी को छोड़कर, यानी कि ये रहा आपके लिए बी डैश। बी यानी कि बी वाले पार्ट को पूरा छोड़ दें, बी के बाहर का एरिया कितना हो जाएगा, बी डैश। बी डैश के साथ साथ फिर आप देखिएगा कॉमन कौन आ रहा है, तो कॉमन यानी कि यदि हम ए को यदि ढूंढें, तो ये वाला जो वर्जन है जहां पर मेरा पेन है, जहां पर मैंने डॉट लगाया है, ये ना तो बी डैश में है ना ही ए में है, और आपने बीच में इंटरसेक्शन लगाया है, तो ये एरिया बी डैश में भी है और ए में भी है। तो इस वाले वर्जन को हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोले तो ओनली ए। इस वाले वर्जन में ए तो है ही सही, ए दो पार्ट से मिलकर बनता है, लेकिन बी डैश में बी वाला एरिया नहीं होगा, तो ये वाला एरिया हट जाएगा, तो केवल ये वाला एरिया बचेगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये डायग्राम के साथ क्लियर किया मैंने। अब मेरा पास में इसका एक और तरीका है, आपको चाहिए ये वाला फार्मूला, ओनली ए, यानी कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए आपको। हम यहां पर एग्जांपल से बात करते हैं कि यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो यू में कंसीडर कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ये यू कंसीडर कर लिया। ए यहां पर कंसीडर कर सकते हैं ए, यानी कि सपोज ए ई आई। बी आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं ई ओ ऐसा, ये दो एलिमेंट यहां ले लिए, तीन यहां ले लिए, ऐसा कुछ आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है, स्वाभाविक है ए डैश की आपको जरूरत लगेगी, हालांकि बी डैश की क्वेश्चन में तो ए डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकाल के रख लेते हैं, या जरूरत लगेगी तो देखेंगे। बी डैश यदि आप यहां से फाइंड करेंगे, तो ई और ओ को छोड़कर, यानी कि ए आई ओ और यू, ई ओ को छोड़कर बाकी यहां रहेंगे, तो ए आई ओ यू, ये तीन चीजें बी डैश में आ जाएगी। अब जरा समझने की कोशिश करें कि ओनली ए कैसे आएगा। तो मैं एक बार फिर आपको डायग्राम की तरफ लेकर चल रहा हूं। डायग्राम की तरफ जब आप इसको लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। ए और बी दो चीजें आपको यहां पर दिख रही है, ए और बी। ऐसी कौन सी चीज है जो ए में भी है और बी में भी है, तो आप बोलोगे सर ई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी ई। लेकिन ऐसा कोई आइटम जो ए इंटरसेक्शन ए में है, तो यहां हो जाएगा ए और आई। देखो जरा ए में कौन हुआ, ए ई आई, केवल ए में कौन हुआ, ए और आई हुआ। सो एन ऑफ ए कितना है, सब जानते हैं, ए ई आई माइनस, मतलब कम करना है इसमें से, किसको कम करना है, जो दोनों में है, मतलब ए इंटरसेक्शन में। तो ई यहां पर भी है, यहां पर भी है, कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल ए और आई बचेगा। इसका मतलब माइनस करने का मतलब यह हुआ कि जो दोनों में है उसको छोड़कर लिखना है, क्योंकि बीच में माइनस है, मतलब ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है, तो ये बचेगा ए और आई। एक चीज अब इधर आइएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये रहा बी डैश, ये रहा ए, इन दोनों में बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन निकालना है, तो क्या मिलेगा, ए और आई मिलेगा। इधर भी ए आई, इधर भी ए आई, तो ओनली ए का एलिमेंट प्रूव हो गया कि ये फार्मूला आपके साथ कितना बढ़िया तरीके से रिजल्ट देके जा रहा है। ओके डियर चिल्ड्रन, कितनी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम डिजाइन बना रहे हैं सवालों की, फार्मूलोस की। अब मैं यहां पर फार्मूला लिखता हूं। अभी तक मैं आपके सामने प्रूव कर रहा था
यदि फिर भी कहीं लगता है कि कंफ्यूजन यदि बच रहा है तो इनको थोड़ा 2-3 बार देखे वीडियो को बार बार, तो शायद आपके सामने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओनली ए, यानी कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ना लगाते हुए मैं इस बार बी बार लगा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार से। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी डिजाइन कर देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। तो बिल्कुल मैं छोटा सा डायग्राम डिजाइन करूंगा। ए एंड बी, और ये डायग्राम रहेगा आपके पास में ये वाला। ओके, ये डायग्राम ठीक है, ये हो गया चीज क्लियर। फिर आगे चलते हैं सेकंड नंबर पर। ओनली बी, ओनली बी। अब जैसे आपने ए के साथ बात करी है, बेचारा बी को क्यों छोड़ते हो, तो बी के साथ क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी। अब देश जो है वो ए पे लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसका भी छोटा सा डायग्राम हम जरूर देखेंगे। ये बी और ये ए, जलेबी जलेबी बना देता हूं यहां पे सब जगह। ये शेडेड पार्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट यानी कि ये शेडेड पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी, ये केवल बी रहेगा। ये दो फार्मूले मैंने आपके सामने क्लियर करे हैं, किसी को कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। ये हर एक चीज को वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कोई भी बच्चा। ओके डियर चिल्ड्रन, सो ए इंटरसेक्शन बी कैसे माइनस होता है बी के साथ में। अब ये जो दो अलग अलग फार्मूले हैं, इन दोनों को हम मर्ज करके लिख सकते हैं। मैथ्स में कोई भी चीज एक अकेली नहीं आती है, साथ में 10-20 चीजें दूसरी लेकर आती है। ओनली ए प्लस ओनली बी, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि केवल ए और केवल बी को यदि प्लस करें तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। पहले तो एन ऑफ ए यूनियन बी को मिलाओ और उसमें कॉमन वाला एरिया माइनस कर दो, ठीक है। इसको कुछ बुक्स वाले ए सिमेट्रिक बी बोलते हैं, या कुछ बुक्स वाले इसको ए ऑब्लिक बी भी बोलते हैं, ठीक है। ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट में से एक है, और इसका वेन डायग्राम जरूर अच्छे से देख लेना भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये ए और ये बी, ठीक। ये वाला जो वर्जन है जहां दोनों चीजें एक साथ चलती है, ओनली ए ओनली बी, ओनली ए ओनली बी, ओनली ए ओनली बी, ओनली ए ओनली बी। ये पूरा लेआउट, पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। इन तीन फार्मूले के बिना एग्जाम नहीं होती है, चाहे किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एनडीए एनए के ऊपर भी कहीं पर भी चलता है ये केवल ए और केवल बी किस तरीके से आता है, किस तरीके से सोल्व होता है, और एक वैल्यू का दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से हो सकता है चौथा, पांचवा भी बन जाए। स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, वो आपके सामने है। सो मुझे लगता है इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत 1% भी नहीं होगी।
ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर क्लियर करना होगा, अपने आप में देखना होगा कि ए और बी को हम क्या बोलते हैं। हमने लास्ट में ए सिमेट्रिक बी वाला फार्मूला डिजाइन करा है या ए ऑब्लिक बी वाला करा है, मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी वाला डिजाइन करा है। ए और बी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी किस किस तरीके से चलता है, किस किस तरीके से डिजाइन होता है, ये हम यहां पर भली बात देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, केवल ए और केवल बी के बारे में डिस्कस किया हमने, इसके बारे में बात करी है। फिर आगे आपके सामने एक और नई चीज लेकर आता हूं। अब 3 वाले एलिमेंट लेकर चलते हैं। पहले मैं डायग्राम क्लियर करता हूं। सेट 3 हो, आपस में मैच कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मैच करे। ये तीनों को यदि मर्ज करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस का साइन क्यों लगाया, थोड़ी देर के बाद बताता हूं। वैसे तो आप समझ ही जाएंगे क्यों लगाया होगा। कोई भी चीज जब डबल काउंट हो जाती है, 2 लोगों को एक साथ दे दी है, नहीं देना थी, तो नियम बोलता है कि एक किसी को से वापस ले लो। ये रहा आपके पास में 3 वाला फार्मूला, 3 संघ बना रहे हैं एक साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए को बी को और सी को किस तरीके से हम लोग मर्ज करते हैं उसकी बात हो रही है यहां पे। अब थोड़ी सी बात को और आगे समझिएगा। एन ऑफ ए, ये रहा ए को यदि आपने प्लस किया, ये रहा ए, बी को यदि आप प्लस करेंगे, ये रहा बी। कुछ एरिया है जो डबल काउंट हो गया है। डबल काउंट कैसे हो गया कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ए के साथ चला गया। ओके, फिर यही वाला एरिया बी के साथ भी आ गया, तो ये दोनों वाले एरिया डबल काउंट हुए कि नहीं हुए? तो नियम बोलता है कि दोनों काउंट हुए तो ए में से एक बार ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो। ये वाले एरिया को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, एक बार माइनस कर दिया। फिर जब सी को यदि प्लस किया आपने, तो ये बी इंटरसेक्शन सी वाला भी काउंट हो गया। जब सी ऐड हुआ तो ये एरिया भी डबल काउंट हो गया। तो एक एक बार हमने क्या करा, तीनों को माइनस कर दिया। अब ये एरिया आपने माइनस कर दिया, ये एरिया आपने माइनस कर दिया, ये कर दिया, तो इसमें प्लस कौन गया? जो तीनों में कॉमन था। बेचारा वो तीनों में जो कॉमन था, वो तीनों में जो कॉमन था वो वाला पार्ट तीनों जगह से माइनस हो गया। अरे एक जगह तो आने दो ना उसको, तो ये एक जगह आ गया, वो आया कि नहीं आया? ये एक जगह आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसलिए प्लस करना पड़ेगा। ये फार्मूला एनडीए के ओरिजिनल क्वेश्चन डिजाइन करता है। ओरिजिनल का मतलब जो ऐसे क्वेश्चन बनाता है ये जो 3 से 4 क्वेश्चन के साथ सोल्व होते हैं, यानी कि डायरेक्शन होती है। इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिर से आपके सामने रिस्ट्रक्चर कर दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार से समझने में, खास तौर पे। सो ए बी और सी, ए बी एंड सी, समझ गए होंगे आप लोग इसको। पूरा डायग्राम को थोड़ा मैंने रिस्ट्रक्चर करा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। आई थिंक समझने में खास तौर पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अब क्या बात करनी चाहिए हमको यहां पर कि 3 वाला स्ट्रक्चर क्लियर है, 2 वाला स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि ये ओनली ए ओनली बी, ओनली ए प्लस ओनली बी कैसे काम करता है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन में अपना यहाँ पे कैटेगरी को हमने डिफाइन भी किया था डी मॉर्गन के रूल को जिस प्रकार से, और ये अलग अलग तरीके से मैंने इसको डीप में जाके करा है। कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, बिना फार्मूले के बिना एग्जाम्पल के वो क्लियर नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हैं। सो एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको समझने में आ जाएगा कि 50 लोगों का एक ग्रुप, 50 मेंबर का एक ग्रुप, जिसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूं मैथ्स की लैंग्वेज में। 50 पर्सन का एक ग्रुप एक रेस्टोरेंट में गया चाय कॉफी पीने के लिए। उनमें से
चाय पीने वाले लोग थे 28, कॉफी पीने वाले लोग थे 32। अब चाय पीने वाले 28, कॉफी पीने वाले 32, यदि इन दोनों को यदि हम सम करेंगे तो 60 मेंबर होंगे। अब भैया 60 तो मेंबर ही नहीं है, मामला पेचीदा हो गया। यहां पे 60 लोग ही नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट वाला बिल तो 60 लोगों का दे रहा है कि 60 में से 32 ने कॉफी पी और 28 ने चाय पी। सो क्या करें, ऐड करने में गलती हुआ है क्या? तो दुकान वाला जो बिल देगा ना, वो मेंबर देख के नहीं देगा, नंबर ऑफ कप देख के देगा कि कितने कप मेरे यहां पे गए, बिल उसके हिसाब से मिलेगा। सो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने चाय ना पिया हो ना कॉफी पी हो, बेचारे गाड़ी में बैठे थे, चुपचाप बाहर खड़े थे पार्किंग में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चाय भी पिया कॉफी भी पिया, दोनों पे हाथ मारने वाले लोग होंगे। सो इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में आपको यह करना है कि दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा कि दोनों में से कितने लोगों ने डबल पिए। तो पता करने पर पता चला कि चाय और कॉफी एंड यानी कि इंटरसेक्शन पीने वाले लोग 20 हैं। जिन्होंने चाय भी पिया और कॉफी भी पिया वो मेंबर कितने हो गए? 20 हो गए। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम चले तो टी यूनियन सी, चाय या कॉफी पीने वाले लोग, चाय या कॉफी पीने वाले लोग, फार्मूले के अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। सो चाय पीने वाले 28, कॉफी पीने वाले 32, दोनों पीने वाले 20, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 20 यानी कि 40। तो 40 लोग वो हैं जिन्होंने चाय भी पिया और कॉफी भी पिया, चाय पिया या कॉफी पिया, दोनों भी पी सकता है। ये तो रिपीट वाले भी आते हैं यूनियन में। तो 40 लोग वो हैं। अब बेचारे बचे लोग तो 50 थे, तो 10 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने ना तो चाय के हाथ लगाया ना ही कॉफी के हाथ लगाया। तो यदि हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो वेन डायग्राम सब कुछ क्लियर कर देगा कौन किसने क्या किया। तो चाय और कॉफी, आपके पास में क्वेश्चन गिवन था दोनों पीने वाले कितने लोग हैं, तो आपने बोला था दोनों पीने वाले 20 लोग हैं, ये हो जाएगा 20। अब चाय वाले ने बिल दिया था 28 लोगों का, तो 20 चाय कॉफी के साथ ऑलरेडी पी चुके हैं, तो ये हो जाएगा केवल चाय पीने वाले लोग 8 जिन्होंने केवल चाय पी है। कॉफी पीने वाले 20 थे, तो केवल कॉफी पीने वाले हो जाएंगे आपके 12। देखो जरा, चाय या कॉफी पीने वाले 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो चाय पिया या कॉफी पिया, और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो चाय पी, नाइदर ड्रिंक टी नॉर कॉफी। सो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल यानी कि 50। ये पूरा स्ट्रक्चर 4 प्रकार के आंसर दे रहा है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एग्जाम वाला क्वेश्चन में क्या लिखेगा आपके सामने कि ये स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने चाय भी नहीं पिया और कॉफी भी नहीं पिया, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। व्हाट शुड योर आंसर? 10। किसका? नाइदर ड्रिंक टी नॉर कॉफी। 8 कौन है? ओनली ड्रिंक टी, जिन्होंने केवल चाय पिया वो लोग कितने हो जाएंगे? 8। जिन्होंने केवल कॉफी पी वो हो जाएंगे लोग 12। जिन्होंने केवल एक चीज पी तो 8 + 12, एक चीज पी मतलब कि या तो चाय या कॉफी यानी कि 20। जिन्होंने या तो चाय पिया या कॉफी पिया ऐसे लोग हो जाएंगे 20। तो 4 प्रकार के आंसर आपको एग्जाम में देना पड़ सकते हैं। एक बात याद रखना, जो पूछा जाए उसी का ही आंसर देना, अपनी मर्जी से कुछ तो भी नहीं टाकना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और यही ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बेसिक बात आप समझ रहे होंगे, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या समझना चाह रहा हूं। ठीक है, चाय पीने वाले कितने लोग हैं, कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, और इस तरह का बेसिक सवाल। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है? पूछा क्या है ना, उसी का ही आंसर देना है। जो पूछा जाए उसी का ही आंसर देना है, अनावश्यक अननेसेसरी कुछ नहीं बोलना है।
ठीक है, ना ही बताना है, क्योंकि जो आप गलत करोगे वो ऑप्शन में होगा। तो 1 2 3 4 प्रकार के आंसर हो गए। तो मुझे लगता है इसको ज्यादा अब एक्सपांड नहीं करता हूं मैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास में 100 या 80 स्टूडेंट है। क्लास को मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूं। कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट 80। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 80। 80 टोटल स्टूडेंट हो गए 80। फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट हो गए मान लीजिएगा 20। केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट हो गए सपोज 15। और मैथ्स का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा गया, या मैथ्स को थोड़ा बाद में ले लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं 60, और ये हो जाएगा आपका 50। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे 60 + 50, स्वाभाविक 110 हो जाएगा। अब यहां पर एक नया चीज दी हुई है, केवल ओनली फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे हैं आपके पास में 40। ऐसे स्टूडेंट जो केवल फिजिक्स में पास हुए वो स्टूडेंट कितने हो गए? 40, यानी कि 40। 40 वो स्टूडेंट है जो केवल फिजिक्स में पास हुए। अब बात को समझिएगा, ऐसे स्टूडेंट जो केवल फिजिक्स में पास हुए, तो इसका फार्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। n(p - p इंटरसेक्शन c, यानी कि केमिस्ट्री की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40, यानी कि 40। फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे केवल थे 40, तो 40 यानी कि ओनली पास्ड इन फिजिक्स का फार्मूला हम जानते हैं n(p - p इंटरसेक्शन c). ओके, फिर क्या करें? हमारे पास तो बहुत पॉपुलर फार्मूला है, P यूनियन C = n(p + n(c) - n(p इंटरसेक्शन c). फिजिक्स या केमिस्ट्री में कितने बच्चे पास हुए नहीं पता है, लेकिन अपने को क्या मालूम है? n(p - n(p इंटरसेक्शन c). इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, P इंटरसेक्शन c प्लस का n(c). तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना? इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 40, और c यानी कि केमिस्ट्री यानी कि 50, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 90। इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, 180 कर लेते हैं। तो n(p यूनियन c), n(p यूनियन c) = कितना हो जाएगा? 90। यानी कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पास हुए, केमिस्ट्री में पास हुए, वो हो जाएंगे 90। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया 90 वाला। 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में पास हुए। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। अब फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे आपके पास हो गए क्लियर। एक बार फिर इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे एक बार फिर से। तो n(p यूनियन c) = n(c - n(p इंटरसेक्शन c). P यूनियन C की वैल्यू 90, P की वैल्यू 60, C की वैल्यू 50। P इंटरसेक्शन C की वैल्यू मालूम नहीं है कितनी है, तो फाइंड करना है। तो ये कितने हो जाएंगे? 110। इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर उधर का मतलब तो ये आ जाएगा आपके लिए कितना? 110 - 90, यानी कि 20। तो ऐसे बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास वो कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे वो? 20। ये वाली वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते थे, मैंने एक फार्मूला डबल लगा के करी। आप यहां पे पी की जगह 60 रखते थे, 60 माइनस दिस, तो ये 20 आ जाएगा। यहां से भी निकाली जा सकती थी। वेन डायग्राम को मैं फिर डिफाइन कर रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। तो P इंटरसेक्शन C यानी कि ये रहा P, ये रहा C, यानी कि ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। केवल फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे 40, और केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे तो कितना हो जाएगा? ये 30। जरा मल्टीप्लाई सम करके देखे, 40 20 60 30 90, देखो 90 आया कि नहीं आया? ये वेन डायग्राम हो गया।
और ऐसे कितने बच्चे हैं जो टोटल स्टूडेंट है 180 और ये हो जाएगा आपके लिए 90, तो यहां बच जाएंगे 90 बच्चे जो फिजिक्स में भी फेल हुए और केमिस्ट्री में भी फेल हुए। है ना लॉजिक? जबरदस्त लॉजिक है हमारे पास में, जबरदस्त फंडा है हमारे पास में वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम कोई भी चीज बाहर से लेकर नहीं आते हैं, लेकिन मेरे ये भी बात ध्यान से सुनिएगा कि कोई चीज पहली बार इतनी क्लियर नहीं होती है जितनी बार बार पढ़ने के बाद होती है। तो डिफाइन करना आपको आना चाहिए। ओके, कंसेप्ट क्लियर अपने आप हो जाएंगे, अपने आप बनेंगे और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट में एक दूसरी चीज बता रहा हूं, ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों वीडियो जो मैंने थ्योरी के क्लियर किए, ये तीनों वीडियो सेट का जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार है। ये जैसे आपने यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी, यूनिवर्सल सेट यानी कि एन ऑफ यू इक्वल टू, यहां ले सकते हम लोग ए ई आई ओ यू, यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर हम ए नाम का एक सेट ले लेते हैं, वो हो जाएगा ए ई आई। बी नाम का हम एक सेट ले लेते हैं, वो हो जाएगा बी नाम के लिए वो हो जाएगा ई आई ओ। अब कोई आपसे पूछे कि यहां पर एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, मतलब ए के कार्डिनल नंबर क्या है। सो कार्डिनल नंबर बताने के लिए आपका आंसर कार्डिनल नंबर क्या है, इधर ए नहीं आएगा, इधर केवल यू ए बी आएगा, यू ए बी आएगा। कोई आपसे पूछे कि कार्डिनल नंबर क्या है तो आप उसको लिखेंगे एन ऑफ यू यानी कि 5। ए के अंदर कितने मेंबर हैं, आगे एन लग गया तो एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 4। तो ए हो गया क्लियर, बी हो गया क्लियर। तो ए और बी आपको फाइंड करना है, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। तो 3 और 4 सिंपल आ गया, ये यहां पर पढ़ रहे हैं हम लोग। हो सकता है आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करा हो, वो भी है तो सेट ही ना एक प्रकार का, तो वो कितना आएगा, ई आएगा, आई आएगा। तो इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा, वो रहेगा 2। हो सकता है आपने ए यूनियन बी फाइंड करा हो, तो ए ई आई ओ यू, तो ये कितना रहेगा ए यूनियन बी, वो भी 5 का 5 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में क्या होने वाला है आगे चलकर। प्रोबेबिलिटी बताने के पहले मैं एक और नई चीज बता रहा हूं आपको। आपका एनडीए का 300 नंबर का पेपर हुआ मैथ्स का, और आपका मैथ्स में नंबर आया टेस्ट में सपोज 180। किसी ने आपसे पूछा कि बेटा तेरे को मैथ्स में कितने नंबर आए, आपका आंसर था सर 180, बात खत्म। किसी नए आदमी ने पूछा तेरे को कितने में से कितने नंबर आए, तो तुमने आंसर दिया 180 डिवाइडेड बाई 300। ये जो आंसर आपने दिया ना, ये प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज के हिसाब से दिया, और ये जो आपने आंसर दिया ना, ये सेट्स के हिसाब से आंसर दिया। सेट चैप्टर में जितना पूछे उतना बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी में कितने में से कितना आया ये बताना पड़ता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बेटा पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ए के मेंबर, स्वाभाविक है यू यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में मेंबर है 5, तो ए में कितने हो गए 3, तो एन ऑफ ए बता देते हम 3। अब पी ऑफ ए बताना रहेगा 3/5। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा आपके लिए 4/5। कितने में से ये 5 में से है। फिर एन ऑफ ए, अब यहां पे एन हट जाएगा, कैपिटल पी लग जाएगा, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट थे, 2 थे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2/5। कितने नंबर आए वो ठीक है, लेकिन कितने में से कितने नंबर आए वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये 2 काम आपके लिए करना होते हैं, करना पड़ते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन,
कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है यदि हमने पूरे वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखा है। तो ये घास काटने वाली चीज नहीं है, ये आसानी से बनाने वाली चीज है, और यही हम डिफाइन करते हैं कि आसानी से हम कैसे डिफाइन कर सके। सेट को मैंने जितना डीप में जाकर डिफाइन करा है, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, और वो चीज क्या थी मालूम है आपको? कि यही टॉपिक यही फार्मूलेस वापस कहाँ आएगा? प्रोबेबिलिटी में आएगा, प्रायिकता में आएगा। ये पहला चैप्टर है, वो आखिरी चैप्टर है। ये सोच के जब हम काम करते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं ये आगे चलकर भविष्य में कितना फ्रूटफुल होगा, तो हम यहां पे जो करेंगे ना वो 100% देंगे। खैर, इन वीडियो को आप लोगों ने देखा, तीनों थ्योरी के सेट थ्योरी 1, सेट थ्योरी 2, सेट थ्योरी 3, ये तीनों वीडियो का मैं अब यहाँ पे थ्योरी का द एंड करता हूं। अब हम थ्योरी कितनी सीखे हैं उसके लिए हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।